Good morning, class. Myself Shrita Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर क्या होती हैं? इसे देखिए आप। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर ऑर्गेनाइजेड बाय द रैशडेल इन द इंग्लैंड की इंग्लैंड में जहाँ पे कोऑपरेटिव स्टोर थी वहाँ ओपन की गई थी। 18 वीवर्स ने 1844 में इसे इन्वेस्ट किया था $28 में। इसकी मीनिंग क्या होती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर आर दोस ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द आर्टिकल्स एट अ चीपर रेट। इनका जो मेन उद्देश्य होता है, मतलब जिस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन, चीपर रेट पे आर्टिकल्स को देना होता है। पीपल एंड कंज्यूमर आर वन क्लास सच एज द लेबर ऑफ अ मिल्क क्लर्क एंड ऑफिस इस्टेब्लिश कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनकी जो सोसाइटी होती है वो वहाँ के लेबर होते हैं, मिल्क के क्लर्क होते हैं और ऑफिस के को इस्टेब्लिश करते हैं। और द कंज्यूमर विल हैव टू पार्टिसिपेट इन शेयर कैपिटल। सभी जो कंज्यूमर होते हैं वो शेयर कैपिटल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोसाइटी के। विल हैव टू बाय द शेयर ऑफ द सोसाइटी, और उनके सोसाइटी के शेयर को खरीद सकते हैं। सोसाइटी मीन्स कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। The society is run by the committee which is formed by the member. The members are the managing committee are elected from the members of the society. और इनके जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होते हैं वो इन्हीं मेंबर्स के में इलेक्ट किए जाते हैं। द कंज्यूमर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी विच परचेज इन अ बल्क देयर आर्टिकल्स एंड द यूज सेल देम इनटू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। ये क्या करते हैं? बहुत बल्क मात्रा में आर्टिकल्स को खरीदते हैं और फिर उन्हें चीप रेट पे लोगों को बेचते हैं। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन 1912 इन इंडिया। हमारे भारत में 1912 में स्टार्ट किया गया था। इन दिस ईयर गवर्नमेंट पास द लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव मूवमेंट मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सबसे ज़्यादा ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पॉपुलर हुआ था, क्योंकि जब हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो गई थी तब इन सोसाइटी की वजह से ही चीज़ें मिली थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इम्पेसिस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग द वेरियस प्लान the government encouraged for the establishing cooperative store in order to check price rise. The supermarket were organized on the principle only consumer cooperative store are established in the following two ways in our country. दो वे में हमारे कंट्री में चला था। फर्स्ट था होलसेलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एंड सेकंड था रिटेल सेल कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर की। पहला था एनी पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी कैन बिकम द मेंबर एंड शुड बी प्रिपेयर द परचेज एट लीस्ट वन शेयर। कोई भी व्यक्ति जो जिसकी एज मेजर हो मतलब जो वैक्स हो वो इसका मेंबर बन सकता है और एक शेयर खरीदना जरूरी होता है। सेकेंड है टू बिकम ए मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कोऑपरेटिव स्टोर द पर्सन शुड बी एट एज विद दैट बिजनेस। फॉर एग्जांपल बिकम ए मेंबर ऑफ वीवर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, अ पर्सन हैज़ टू बी वीवर। इसका जो भी मतलब इसमें लोग जुड़ेंगे वो इनके एक पर्सन होने जरूरी होते हैं। एवरी मेंबर कैन कास्ट ओनली वन वोट। एक ही वोट डालना पड़ता है। नो मैटर द मेंबर ऑफ शेयर ही हैज़ परचेज। ओनली कैश सेल्स आर डन बाय दीज स्टोर। केवल यहाँ से आप कैश खरीद सकते हैं। एवरी ईयर द शेयर होल्डर रिसीव प्रॉफिट, और हर साल इसके शेयर होल्डर प्रॉफिट रिसीव करते हैं। अब इसके एडवांटेज देखिए। द गुड सोल्ड बाय देम आर नॉट वेरी कॉस्टली बिकॉज दे परचेज गुड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। इनके जो सामान होते हैं वो बहुत कॉस्टली नहीं होते क्योंकि डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चर से लेते हैं। सेकेंड है एज दिस स्टोर सेल गुड्स ओनली फॉर कैश सो देयर आर नो चांस टू बैड डेब्ट्स। क्योंकि यहाँ पे हम सामान नकद खरीदते हैं इसलिए हमें बैड डेब्ट से कोई भी डर नहीं रहता है। द स्टोर डू नॉट हैव टू कीप अ लॉट ऑफ बुक्स रिकॉर्ड्स एज दे डू नॉट सेल गुड्स ऑन अ क्रेडिट। या इन स्टोर पे बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह रखने की रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे जो भी सामान दिया जाता है वो क्रेडिट नहीं होता है। नेक्स्ट है द कस्टमर ऑफ दिस स्टोर आर फिक्स एंड रेगुलर सो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एडवर्टीजमेंट। इसमें एडवर्टीजमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। दिस स्टोर कैन बी ओपन एट एनी प्लेस। द रीज़न इज़ डैट द मेंबर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परचेज गुड्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर आर लो। इसकी जो लो कॉस्ट होती है लो होती है बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेल्समैन।
द प्रॉफिट अर्न बाय देम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर परचेज, दे एवरी मेंबर ट्राई टू मेक अ मैक्सिमम परचेज। जो कि इसमें जितना परचेज होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया जाता है, इसलिए हर एक मेंबर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज हों। The cooperative store help the economic and develop the in sense of the cooperation in a people. The cooperative store have put restriction to a great extent on the profit of middlemen. अब कुछ disadvantage भी हैं, वो भी देखिए। The staff cooperative store do not pay much attention for the benefit of the member. They themselves take much of advantage. क्योंकि इनके हर एक members को advantage मिलता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में टेंशन नहीं लेते। सेकेंड है द सेंस ऑफ कोऑपरेशन इज एलिमिनेटेड विद द इंक्रीज इन अ नंबर्स ऑफ मेंबर एंड द कंट्रोल ऑन अफेयर ऑफ द स्टोर बिकम वीक। इसमें जो लोग होते हैं उसको एलिमिनेट नहीं किया जाता है, इसलिए सभी मेंबर्स अपने काम को बहुत उससे नहीं करते, जिस वजह से ये काफ़ी स्टोर वीक होता जाता है। द रिसोर्सेज ऑफ स्टोर आर लिमिटेड, सो दे आर अनेबल टू अपॉइंट एक्सपीरियंस एंड द ट्रेन स्टाफ। यहाँ पे ट्रेन और एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत नहीं होती है। द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव स्टोर आर द मेंबर देमसेल्व्स, सो दे आर नॉर्मली नॉट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, दे कैन नॉट रन द बिजनेस प्रॉपरली। When the conditions are dull in the market, the cooperative store are the generally liquidated because they have very limited resources and are unable to bear the loss. ये loss को उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। The amount of customer are limited because only the members purchase good from this store. इसके जो customer होते हैं वो बहुत limited होते हैं। Corruption among the members also lead to liquidation of this store. यहाँ पे corruption की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। Higher purchase shop क्या होती हैं? Higher purchase shop जनरली डील इन एक्सपेंसिव गुड्स। एक्सपेंसिव यानी महंगे सामानों को डील करती है। द मिडिल क्लास पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू परचेज दोज गुड्स एज दे आर एक्सपेंसिव। मिडिल क्लास ऐसे चीज़ों को नहीं खरीदता जो एक्सपेंसिव होती है। इन हायर परचेज सिस्टम द परचेजर गेट द आर्टिकल्स ऑन अ क्रेडिट। हायर परचेज में क्या होता है, जो आर्टिकल्स होता है उससे हम उधार ले सकते हैं। ही हैज़ टू पे द प्राइस इन अ स्मॉल इंस्टॉलमेंट, और उसकी जो प्राइस होती है उसको हम स्मॉल इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि छोटे छोटे किस्तों में दे सकते हैं। द सेलर एंड द परचेजर डिसाइड इन एडवांस देन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट। जो सेलर और परचेजर होता है वो डिसाइड करता है कि एडवांस कितना क्या देना है, और फिर उसके बाद छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट उस आर्टिकल्स की बन जाती है, जिससे हमें समय पे पेड करना पड़ता है। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है सेलर एंड बायर के बीच में। In hire purchase system has the articles delivered to the buyer at the time of agreement, but the seller remain the owner of the articles till the buyer has paid the last installment. लेकिन जो सेलर होता है वो आर्टिकल्स का ओनर रहता है तब तक जब तक बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट को पेड ना कर दे। इफ़ द बायर मेक एनी इरेगुलरिटी इन द मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देन द बायर हैज़ राइट टू टेक अ बैक द आर्टिकल्स। यदि जो बायर होता है वो जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें अगर इरेगुलरिटी दिखाता है तो ये सेलर को अधिकार होता है कि वो आर्टिकल्स को वापस ले लेता है। एज द सेलर रिमेन द ओनर ऑफ द आर्टिकल्स टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो जाती है इंस्टॉलमेंट, तभी उसको आर्टिकल्स का अधिकार मिलता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं। पहला है टू द परचेज, देयर इज़ नो नीड फॉर पेइंग द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स इमीडिएटली। इसका ये फ़ायदा ये है कि यहाँ पे तुरंत पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। ही डेवलप द हैबिट्स ऑफ इकोनॉमिक हैज़ द सेव मनी फॉर पेइंग द इंस्टॉलमेंट। इससे हैबिट बनती है सेविंग की, क्योंकि इसको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। ही इज़ फ्री फ्रॉम द पेइंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस। जो मतलब वो होता है वो फ्री हो जाता है इसके रिपेयर के खर्चे से। मिडिल क्लास पीपल परचेज सीइंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, जो इस टाइप की चीज़ें होती है मिडिल क्लास के लिए, उनको एक्स्ट्रा इनकम देती है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए ऑफर अच्छा मिलता है। एज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज स्मॉल मिल द बायर डज नॉट फील एनी पिंच एंड ईजिली मेक द पेमेंट। इंस्टॉलमेंट अगर स्मॉल होता है तो बायर को पिंच नहीं किया जाता है पेमेंट के लिए। अब सेलर के लिए देखो क्या फ़ायदा होता है। द सेलर आर इंक्रीज विच लीड टू इंक्रीज द प्रॉफिट। सेलर को प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, वो भी उसको फ़ायदा होता है। नो मेजर एक्सपेंसेस आर टू बी मेड इन रिलीजिंग द इंस्टॉलमेंट। सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है। द पीपल मेंटेन अ बेटर स्टैंडर्ड, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकता है इंस्टॉलमेंट में चीज़ों को खरीद के। पीपल डेवलप द हैबिट इकोनॉमी, नेशनल प्रोडक्शन इज इंक्रीज, मैनी पीपल आर एबल टू अर्न देयर लिविंग। अब जब फ़ायदे हैं तो उससे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज देखिए क्या है। टू द परचेजर हैज़ टू पे मोर प्राइस फॉर द आर्टिकल्स। ठीक है, द परचेजर डज नॉट बिकम द ओनर टिल द पेमेंट। लेकिन जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक वो उसका ओनर नहीं बनता है, इसलिए वो लास्ट पेमेंट देगा ही देगा उसकी ओनरशिप लेने के लिए। द परचेजर ऑफ नेसेसरी थिंग्स आर नेसेसिटीज आर अफेक्टेड बाय द परचेज ऑफ लग्जरीज आइटम। इंस्टॉलमेंट के द्वारा वो जो परचेजर होता है वो लग्जरीज आइटम को भी परचेज कर सकता है। इफ़ फॉर एनी रीजन ही इज़ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, ही लॉसेज द मनी ऑलरेडी पेड एज वेल एज आर्टिकल्स। अब सेलर के लिए क्या है। देयर इज ऑलवेज फेयर फॉर लॉसिंग द कैपिटल बिकॉज द परचेजर कैन चेंज हिज प्लेस एंड कैन ईजिली गो टू सम अदर प्लेस। इसमें क्या होता है, यदि किसी वजह से परचेजर अपनी
प्लेस को चेंज वेज कर देता है तो उसको वो डर बना रहता है अपनी कैपिटल के लॉस होने का. एज द रिटर्न एग्रीमेंट विद द बायर इज नेसेसरी इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम सेलर द आर्टिकल्स. द सेलर नीड्स ह्यूज कैपिटल. जो सेलर होता है उसको ह्यूज कैपिटल देना पड़ता है क्योंकि ही रिसीव द पेमेंट इन अ इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द बायर. इफ द सेलर हैज़ टू टेक बैक द आर्टिकल्स फ्रॉम द बायर, the seller has to waste a lot of time, energy as well as money when the installments are not paid in. अब देखो इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, नाम से समझ में आता है. इन दिस सिस्टम आर्टिकल्स आर सोल्ड लाइक हायर परचेज सिस्टम. हायर परचेज सिस्टम की तरह होता है, बट केवल एक डिफरेंस होता है. द बायर बिकम द ओनर ऑफ द आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी के समय ही वो उसका ओनर बन जाता है सामान का. द सेलर कैन नॉट टेक बैक द आर्टिकल्स ऑफ एनी इरेगुलरिटी इन द पेमेंट. सेलर किसी वजह से इरेगुलरिटी हो जाती है पेमेंट में तो उसके अधिकार को नहीं ले सकता है, बट ही कैन टेक लीगल एक्शन. लेकिन लीगल एक्शन ले सकता है अपनी मनी को रिकवर करने के लिए. द बायर कैन सेल द प्लेस द आर्टिकल टू टेक लोन. ही इज़ द ओनर ऑफ द आर्टिकल्स. द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आर टू बी मेड बाय द बायर. और जो भी रिपेयरिंग वगैरह होता है उसका खर्चा बायर को ही देना पड़ता है. बच्चों अब इसमें ध्यान दीजिए. हु इज़ रिटेलर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सर्विस ऑफ रिटेलर. अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है. जहाँ पे आपका चैप्टर शुरू हुआ है आप कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा चैप्टर ही आपको मतलब करना है. तो जैसे ये चैप्टर शुरू है वहाँ पे आप आ जाइए और वहाँ पे देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिटेल ट्रेड, इसको लिखना है पूरा. कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है. सर्विस ऑफ रिटेलर लिखना है, इसे आप लिखिए. कौन कौन सी सर्विसेज रिटेलर प्रोवाइड करता है ये पूरा आपका है. ये देखिए यहाँ तक है. फिर इसमें दिया है काइंड्स ऑफ रिटेल ट्रेड. इसमें आपको रिटेल ट्रेड ऑन स्मॉल स्केल इसे लिखना है. इसके बाद इसमें जितने भी तरीके लोग हैं उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है. इसी तरह आपको रिटेल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल में भी यही करना है, सेम चीज़. उसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें करनी है. और इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 255 पे देखिए. इस तरह करते करते आपको जितनी भी चीज़ें बुक में पढ़ाई गई, ये चैन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और फिर उसके बाद आपका मेल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें या तो आप टॉपिक वाइज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या पूरे एक सारी मतलब जो आपका यहाँ पे दिया है काइंड्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इसका एक क्वेश्चन बना के रिटेल ट्रेड ऑन स्मॉल स्केल, रिटेल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल, हॉकर्स, रिटेल शॉप, गवर्नमेंट कंट्रोल, ये आपका स्मॉल स्केल में इसके बारे में लिख लीजिए. रिटेल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल स्टोर, चैन स्टोर, मेल ऑर्डर, सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, इसके बारे में लिख लीजिए. फिर उसके बाद आपका आ जाता है सुपरमार्केट, उसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज, लिमिटेशन. फिर इसी तरीके आगे करते करते कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए. मतलब इस चैप्टर को आपको पूरा कंप्लीट करना है. चाहे आप इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन बना के काइंड्स में ही सारी चीज़ों को लिख लीजिए या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स बना के जैसे हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट्स और क्या कहते हैं उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सुपरमार्केट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए. इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.